नमस्कार दोस्तों, मैं आर वशिष्ठ आप सभी का जौहर एडू कैंपस में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में मुद्रास्फीति के अर्थ, इसके माप और इसके वर्गीकरण को देखा था। साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया था कि मुद्रास्फीति के क्या क्या आर्थिक प्रभाव होते हैं, अलग अलग वर्ग कैसे मुद्रास्फीति से प्रभावित होता है। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम मुद्रास्फीति के वर्गीकरण को समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग मूल्य सूचकांक को डिस्कस करेंगे और अंत में मैं आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे उस टॉपिक को कंटिन्यू करते। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि मुद्रास्फीति दो तरह के हो सकते हैं, एक मांग जनित मुद्रास्फीति एवं दूसरा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग जनित मुद्रास्फीति मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है, जबकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति लागत उत्पादन के लागत में वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। तो हमने जो मुद्रास्फीति का वर्गीकरण किया था यह मुद्रास्फीति के कारण के आधार पर था। यदि मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति हो तो इसे हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहेंगे, और अगर लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति हो तो हम इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहेंगे। इसके बाद हम जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं, मुद्रास्फीति का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं यह दर के आधार पर हम करेंगे। मुद्रास्फीति का जो हम वर्गीकरण करेंगे दर के आधार पर, मुद्रास्फीति के दर के आधार पर। मुद्रास्फीति के दर के आधार पर। तो मुद्रास्फीति के दर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझें। मुद्रास्फीति की दर जिस प्रतिशत वृद्धि के साथ औसत मूल्य में वृद्धि देखने को मिले, जिस प्रतिशत के साथ औसत मूल्य में वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में मुद्रास्फीति की दर 5% है, इसका अर्थ यह है कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष औसत मूल्य में 5% की वृद्धि हुई है, राइट। तो जिस प्रतिशत के साथ औसत मूल्य में हमें वृद्धि देखने को मिलता है उस प्रतिशत को हम मुद्रास्फीति की दर कहते हैं। तो इस मुद्रास्फीति के दर के आधार पर मुद्रास्फीति जो है 3 तरह के हो सकते हैं। एक है आपका मंद मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, या इसे आप रेंगती हुई मुद्रास्फीति भी कहते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। जिसे अंग्रेजी में आप माइल्ड और क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसमें दूसरा है आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग या कूदता हुआ मुद्रास्फीति। एवं तीसरा है आपका हाइपर इन्फ्लेशन, जिसे आप हिंदी में अधिस्फीति कहते हैं। अधिस्फीति अंग्रेजी में आप इसे सुना होगा आप लोगों ने, हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन, या इसे आप भागता हुआ मुद्रास्फीति भी कहते हैं, भागता हुआ मुद्रास्फीति। तो देखिए 3 तरह के मुद्रास्फीति हो सकते हैं दर के आधार पर, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, कूदता हुआ मुद्रास्फीति एवं भागता हुआ मुद्रास्फीति। मंद मुद्रास्फीति, गैलोपिंग और आपका अधिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन। इन तीनों में अंतर क्या है? दरों का अंतर है कि किस दर के साथ इन्फ्लेशन हो रहा। यदि मुद्रास्फीति की दर 1 अंक में हो तो उसे हम मंद मुद्रास्फीति कहते हैं। 1 अंकीय मुद्रास्फीति की दर को, 1 अंकीय मुद्रास्फीति की दर को, मुद्रास्फीति की दर को मंद मुद्रास्फीति कहा जाता है।
अगर मुद्रास्फीति की दर एक अंक में हो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत में इन्फ्लेशन ले सपोज 5% है, मुद्रास्फीति की दर एक अंक में है, आप इसे मंद मुद्रास्फीति कहेंगे। यानी थ्योरेटिकली आप देखेंगे 1 से लेकर 9% तक के इन्फ्लेशन, चूंकि एक अंक में है, 1 से 9% तक के इन्फ्लेशन को आप मंद मुद्रास्फीति कह सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स लोग इस बात पर सहमत है कि केवल 6% तक के इन्फ्लेशन को ही मंद माना जाए, राइट। 1 से 6% तक के ही इन्फ्लेशन को क्या माना जाए, मंद माना जाए। हालांकि 7, 8, 9% भी थियोरेटिकली आप देखेंगे तो मंद मुद्रास्फीति के कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक अंक में मुद्रास्फीति है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अब इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि केवल 6% तक के मुद्रास्फीति को ही मंद मुद्रास्फीति कहा जाए। फिर भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन रेट को हम लोग माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। वहीं अगर इन्फ्लेशन की दर 2 अंक अथवा 3 अंक में हो, इन्फ्लेशन की दर 2 अंक अथवा 3 अंक में हो, 3 अंक में हो, इन्फ्लेशन की दर 2 अंक अथवा 3 अंक में हो, तो इसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन मानेंगे। तो किसी इकॉनमी में मान लीजिए कि इन्फ्लेशन की दर जो है 25% है, यानी उस इकॉनमी में औसत मूल्य में पिछले साल की तुलना में 25% की वृद्धि हुई है, राइट। तो देखिए 2 अंक में इन्फ्लेशन है, राइट, है ना, 2 अंक में इन्फ्लेशन है, ये आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन होगा। इवन जो है आपका 3 अंक का इन्फ्लेशन रेट जो है, जैसे मान लो कि किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन का रेट जो है 156% है, यानी उस इकॉनमी में औसत मूल्य में 156% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इस इकॉनमी में भी आप क्या मानेंगे, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। तो अगर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट है तो हम इसे माइल्ड इन्फ्लेशन कहते हैं, डबल और ट्रिपल डिजिट में है तो हम इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। और सबसे जो खतरनाक होता है, आप सभी जानते होंगे, ये हाइपर इन्फ्लेशन है। इसमें आप इन्फ्लेशन के दर को इनफैक्ट काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन की दर होती है। और सबसे बड़ी विशेषता हाइपर इन्फ्लेशन की यह है कि इसके अंतर्गत जो है इन्फ्लेशन जो है भागता चला जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान हमें यह देखने को मिलता है कि मूल्य में प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटे वृद्धि हो रही है, राइट, है ना। उसे कंट्रोल करना जो है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता जाता है। जैसे मान लो कि आप किसी दुकान में इस कलम को खरीदने गए, हाइपर इन्फ्लेशन का दौर है, आप इस कलम को खरीदने गए, आपने पूछा इसका मूल्य कितना है, आपको बताया गया इसका मूल्य 500 रुपये है। आपने कहा कि ठीक है, मैं पैसे लेकर आता हूँ। जब आप पैसे लेकर पुनः दुकान में वापस जाते हैं, तब तक इसका मूल्य जो है 500 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो चुका है। ये हाइपर इन्फ्लेशन है। प्राइस बिल्कुल भागता चला जाता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो है इन्फ्लेशन की जो इन्फ्लेशन है या मूल्य में जो वृद्धि हो रही है, वो प्रत्येक सेकेंड, प्रत्येक मिनट और प्रत्येक घंटा हो रहा है। इस स्थिति को कल्पना करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि भारत में सौभाग्यवश जो है अब तक हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आया है, राइट। हमारी इन्फ्लेशन का रेट जो है डबल डिजिट में रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति जो है भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए इस स्थिति को कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल होता है कि कैसे प्राइस जो है इतना ज़्यादा बढ़ सकते हैं, राइट। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं और कई वर्षों पहले से ही हाइपर इन्फ्लेशन अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में हमें देखने को मिल रहा, राइट। जैसे विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में आपका हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आया था, राइट। देन आपका रसिया में हाइपर इन्फ्लेशन आया, ब्राज़ील में हाइपर इन्फ्लेशन आया, 2017 में आपको पता होगा वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आया, और उससे पहले जो है आपका जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया। तो कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि प्राइस में जो है सैकड़ों प्रतिशत, हजारों प्रतिशत की जो है अचानक वृद्धि हुई है। इसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन को हम सबसे ज़्यादा खतरनाक मानते हैं, क्योंकि इस दौरान जो है हमारे पास जो पैसे हैं उसकी क्रय करने की क्षमता जो है तुरंत क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी।
आप समझ सकते हैं कि अगर जिस वस्तु का मूल्य 100 रुपये रहे उसका मूल्य 5,000 रुपये हो जाए तो आपके पास जो पैसे हैं उसकी क्रय करने की क्षमता जो है तुरंत क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगे, राइट। इस स्थिति में जो है इकोनॉमी के अंदर लोगों का जीवन जो है काफ़ी कष्टमय हो जाता है। बच्चे को मेडिसिन नहीं मिल पाते हैं, वृद्ध लोगों को मिल्क या फिर उनके लिए जो मेडिसिन चाहिए उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि इन सभी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के जो दाम है वो काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके दाम में हमें वृद्धि देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइपर इन्फ्लेशन है वह मांग जनित मुद्रास्फीति का एक विकराल रूप होता है। मांग जनित मुद्रास्फीति में हमने क्या देखा था कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से बहुत, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाते हैं, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है। और जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वस्तुओं की शॉर्टेज है, कमी है, तो इसके कारण आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि जो है हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले सकता है, जिसके दौरान जो है हमारे पास जो लिमिटेड पैसे हैं उनके परचेजिंग पावर जो है तुरंत समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन जो है ज़्यादा कष्टमय हो जाएगा। लोग गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के विरोध में आकर प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे चूँकि हमारे पैसों की क्रय करने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लोग अपने पैसों को बैंक से तुरंत निकाल कर खर्च करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना देर आप अपने पैसे को यूं ही अनस्पेंड छोड़ेंगे उतना ही उसकी परचेजिंग पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बेहतर है कि हम क्या करें, हम जल्द से जल्द अपने पैसे को खर्च करें, अन्यथा कल इसके पैसे की वैल्यू जो है और ज़्यादा कम हो जाएंगी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से। तो लोग क्या करने लगते हैं, लोग तुरंत अपने बैंक को जाकर बैंक से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से बैंक फेल हो जाता है। क्या बैंक सभी जमाकर्ताओं के निकासी की डिमांड को पूरा कर सकती है? नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैंक जो लोगों से जमा को स्वीकार करती हैं, सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करने के बाद बाकी पैसे को उधार के रूप में बांट देती हैं। अगर हम लोग सभी एक साथ बैंक चले जाएं बैंक से पैसे निकासी के लिए, तो बैंक हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन को हम बैंक रन कहते हैं। तो बैंक रन के दौरान जो है लोग अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए एक साथ बैंक की ओर दौड़ते हैं, जिससे कि बैंक और हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है चौपट हो जाता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल समस्याओं को भी जन्म देता है और इससे लोगों का जीवन जो है काफ़ी कष्ट में हो जाता है। अगर आप इन तीनों तरह के इन्फ्लेशन को कंपेयर करें तो इसमें जो सबसे खतरनाक है वो आपका हाइपर इन्फ्लेशन ही है। और हम मन मुद्रास्फीति को, इनफैक्ट जो माइल्ड इन्फ्लेशन है, इसको हम आर्थिक विकास के लिए सहायक मानते हैं। अगर मुद्रास्फीति की दर 1 से 6% के बीच में है, माइल्ड है इन्फ्लेशन, तो इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे इकोनॉमी को फ़ायदा ही पहुंचता है ना। हम माइल्ड इन्फ्लेशन को टॉनिक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसे इकोनॉमिक विकास का टॉनिक माना जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यदि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति है तो इससे उत्पादक वर्ग को प्रोत्साहन मिलता रहता है, क्योंकि जब प्राइस थोड़े बढ़ रहे हैं तो वे देखेंगे कि उनका मुनाफा भी थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो वे उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, उनके पास आय का अर्जन होता रहेगा और साथ ही साथ जो है माइल्ड इन्फ्लेशन का जो बहुत ज़्यादा असर हमारे ग्राहकों यानी हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के दर में थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ उनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा, उनको आय का भी अर्जन हो रहा। इस वजह से मूल्य में होने वाली थोड़ी सी वृद्धि से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइल्ड इन्फ्लेशन के दौरान आप देखिए उत्पादक वर्ग और उपभोक्ताओं दोनों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है और इकोनॉमी का जो एक्टिविटी है यानी उत्पादन और कंजम्पशंस, यह सतत रूप से चलता जाता है। लोगों को रोजगार मिलते रहते हैं और साथ ही साथ उत्पादक वर्गों की जो बनाई गई वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी भी डिमांड होती रहती है और इस तरीके से उत्पादन का काम आगे बढ़ता है। इसलिए हम माइल्ड इन्फ्लेशन को
हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टॉनिक या सहायक मानते हैं। ये मैंने आप लोग को मुद्रास्फीति का वर्गीकरण बताया। आपने देखा कि मुद्रास्फीति कई तरह के हो सकते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और आपका हाइपर इन्फ्लेशन या अधस्फीति। इसके बाद हम लोग अब यह डिस्कस करेंगे कि भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए किन किन मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक इसको हम लोग प्राइस इंडेक्स कहते हैं। प्राइस का इंडेक्स है ये। और हम लोग दो मूल्य सूचकांक को पढ़ते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे संक्षेप में हम WPI कहते हैं, और हिंदी में हम इसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। थोक मूल्य सूचकांक। और दूसरा है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे संक्षेप में CPI कहा जाता है, या हिंदी में हम इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसे आप खुदरा मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। एक थोक मूल्य सूचकांक हो गया और दूसरा हो गया आपका खुदरा मूल्य सूचकांक। खुदरा मूल्य सूचकांक, रिटेल प्राइस इंडेक्स। रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो भारत में दो मूल्य सूचकांक को तैयार किया जाता है इन्फ्लेशन को मापने के लिए। थोक मूल्य सूचकांक से थोक बाजार के मुद्रास्फीति के बारे में हमें पता चलता है, और खुदरा मूल्य सूचकांक से हमें खुदरा बाजार का इन्फ्लेशन पता चलता है। खुदरा बाजार का मुद्रास्फीति। तो भारत में हम प्रत्येक महीने दो इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी पाते हैं। दो इन्फ्लेशन, एक WPI बेस्ड इन्फ्लेशन होता है। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है, और यह इन्फ्लेशन जो है थोक बाजार के इन्फ्लेशन को बताता है। यह आपको बताता है कि थोक बाजार में वस्तुओं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, राइट। दूसरा जो आपका इन्फ्लेशन है उसे हम लोग CPI बेस्ड इन्फ्लेशन यानी CPI पर आधारित इन्फ्लेशन कहते हैं। CPI पर आधारित इन्फ्लेशन कहते हैं। और CPI पर आधारित जो इन्फ्लेशन होता है यह खुदरा बाजार के इन्फ्लेशन को बताता है। तो दो तरह के इन्फ्लेशन को हम जानते हैं, एक थोक बाजार के इन्फ्लेशन और दूसरा आपका खुदरा बाजार का इन्फ्लेशन। खुदरा बाजार का इन्फ्लेशन से हमें यह पता चलता है कि खुदरा बाजार में, रिटेल मार्केट में जिन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हो रही है उनके मूल्य में औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, राइट। दो तरह के मूल्य सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग अब WPI के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। थोक मूल्य सूचकांक। तो इस थोक मूल्य सूचकांक पर जो हम इन्फ्लेशन को प्रदर्शित करते हैं, इसमें 697 वस्तुओं को लिया जाता है। हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि इन्फ्लेशन जो होता है यह औसत मूल्य में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह किसी एक या कुछ वस्तुओं के मूल्य को नहीं बताता है, बल्कि इन्फ्लेशन जो है यह कुछ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले वृद्धि को बताता है। तो जो थोक बाजार का जो इन्फ्लेशन है यह 697 वस्तुओं के औसत का हमें जानकारी देता है, राइट। यानी WPI बेस्ड इन्फ्लेशन को जब हम माप रहे होते हैं
तो हम इन्हीं 697 वस्तुओं के औसत मूल्य को निर्धारित करते हैं। हम यह देखते हैं कि इन 697 वस्तुओं जिनकी खरीद बिक्री थोक बाजार में हो रही है, उनके औसत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है। जैसे एक अगर मैं सिंपल सा अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आपको दिसंबर 2021 में WPI पर आधारित इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करना है ना, तो आप क्या करेंगे, थोक बाजार में जो इन 697 वस्तुओं की खरीद बिक्री हो रही है, इनका आप औसत मूल्य निकाल लेंगे। इन 697 वस्तुओं के अपने अपने मूल्य होंगे, उनको आप आपस में जोड़ेंगे और 697 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एवरेज प्राइस, राइट। तो मान लीजिए कि इन 697 वस्तुओं का एवरेज प्राइस जो है 105 रुपए आया। फिर क्या करेंगे आप, इन्हीं 697 वस्तुओं का लास्ट ईयर का एवरेज प्राइस से इस साल के एवरेज प्राइस को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए कि लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में इनका औसत मूल्य 100 रुपए था। अब देखिए, है ना, दिसंबर 2020 लास्ट ईयर इन 697 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना था, 100 रुपए। इस साल इनका औसत मूल्य कितना आया, 105 रुपए आया। औसत मूल्य में वृद्धि हुई है। आप कहेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि कितनी है, 5% की। तो WPI पर आधारित इन्फ्लेशन की दर, WPI पर आधारित इन्फ्लेशन की दर कितनी हो गई, 5% हो गई। इस प्रकार से आप इन 697 वस्तुओं के औसत मूल्य के आधार पर WPI इन्फ्लेशन की गणना करते हैं, और इसकी गणना जो है प्रत्येक महीने की जाती है, प्रत्येक महीने से प्रकाशित किया जाएगा। अगर दिसंबर के बाद आप जनवरी आपका 2022 में आपको इन्फ्लेशन निकालना है, तो आप औसत मूल्य को जनवरी 2021 से तुलना करेंगे, राइट। फिर आपको फरवरी में 2022 में इन्फ्लेशन निकालना है, तो फरवरी 2021 के औसत मूल्य से आप यहाँ पे तुलना करेंगे, राइट। तो इन्फ्लेशन जो है आपको यह बताता है कि एक वर्ष में औसत मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, किंतु इसका मापन जो है प्रत्येक महीने किया जाता है। हर एक महीने में आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता रहता है कि मुद्रास्फीति की दर कितनी है, राइट। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग जो है WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की गणना करता है ना। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना जो है कौन करता है। तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, याद रखना, उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा ही होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन कई बार आपको मंत्रालय नहीं पूछा जाएगा, कई बार मंत्रालय का विभाग पूछा जाएगा। एक मंत्रालय में कई विभाग होते हैं, राइट। एक मंत्रालय में जो है कई विभाग होते हैं। आपको विभाग पूछा जाएगा कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय का कौन सा विभाग थोक मूल्य सूचकांक को प्रत्येक महीने प्रकाशित करता है। तो इस मंत्रालय का एक विभाग है, उस विभाग का नाम है डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, है ना। ये पुराना नाम है, इसका नया नाम मैं बताऊंगा आप लोग को। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये इस डिपार्टमेंट के द्वारा ही मूल्य सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, है ना। अब इसका नाम रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्रियल, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ, सॉरी,
दिस इज डिपार्टमेंट फॉर, दिस इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। थोड़ा सा नाम में अंतर है। इस वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय का जो एक विभाग है, इसका पुराना नाम हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। अब इस डिपार्टमेंट का नाम को चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम रखा गया DIPPIT। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड। राइट, लिख लें, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंटरनल ट्रेड। इसी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक महीने होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर थोक बाजार के मुद्रास्फीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राइट, तो इसमें कितने वस्तुओं का औसत मूल्य को लिया जाता है? 697 वस्तुओं का औसत मूल्य को इसमें लिया जाता है। अब आपसे एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष कितना है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष जो है 2011-12 है। राइट, हम समय समय पर थोक मूल्य सूचकांक को चेंज करते रहते हैं। ऐसा जनरली माना जाता है कि 5 साल में इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वस्तुओं और सेवाओं जिसका हम प्रयोग करते हैं, राइट, उसमें भी चेंजेस आते चले जाते हैं। कुछ वस्तुएं पुरानी हो जाती है, वो आउट ऑफ यूज हो जाता है। कुछ वस्तुएं जो है नई होती है, हम उसे यूज करने लगते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को हमें शामिल करना होता है इन्फ्लेशन की गणना में। तो कुछ वस्तुएं आउटडेटेड हो जाएंगे, कुछ वस्तुएं नई हमारी कंजम्पशन बास्केट में आ जाता है। तो हमें अपने इस इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंटेटिव बना के रखना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, आउटडेटेड वस्तुओं को इससे बाहर करेंगे और जो नए वस्तुएं शामिल हो गए हम उनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और यही कारण है कि इस थोक मूल्य सूचकांक में जिसके आधार पर हम इन्फ्लेशन की गणना करते हैं उसको हम रिवाइज करते चले जाते हैं। तो ये हमारा इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक 7th सीरीज है ना। दिस इज द 7th सीरीज ऑफ WPI। दिस इज द 7th सीरीज ऑफ WPI। अगर मैं पुरानी सीरीज की बात करूं तो उसका आधार वर्ष जो है आपका 2003-4 हुआ, 2004-5 हुआ करता था। आधार वर्ष 2004-5 हुआ करता था और उसमें 676 वस्तुएं थी। अब आप देखते हैं कि नया जो 7th सीरीज आया है WPI का, ये कब से आया है? 2017 से आया है, याद रखना, मई 2017 से, है ना। अब 2022 हो गए, अब बात हो रही है कि इसमें बदलाव लाया जाएगा। तो आधार वर्ष भी चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कमोडिटीज भी चेंज हो सकते हैं। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से इससे अपडेट कर लेंगे। राइट, लेकिन अभी जो है 7th सीरीज ऑफ WPI चल रहा है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है और इसमें आपके 697 कमोडिटीज है। इनके औसत मूल्य के आधार पर ही हम मुद्रास्फीति की गणना कर रहे हैं। राइट, और ये जो आपका WPI पर आधारित मुद्रास्फीति है यह हमें थोक बाजार के मुद्रास्फीति के बारे में जानकारी देता है। राइट, साथ ही साथ आप यहाँ पे यह भी याद रखें कि ये जो 697 वस्तुएं हैं जिनकी खरीद और बिक्री ज़्यादातर थोक बाजार में हो रही है, इनमें ज़्यादातर वस्तुएं रॉ मटेरियल, कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है। राइट, ज़्यादातर इसमें क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है या इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। अंतिम वस्तुएं नहीं है बल्कि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल हम अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए करते हैं। अतः इस WPI आधारित इन्फ्लेशन से हमें यह पता चलता है कि कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स जो है पिछले साल की तुलना में कितनी महंगी हो गई है। आपको पता है कि अभी WPI बेस्ड इन्फ्लेशन जो है करीब 10% के आसपास चल रहा है ना। WPI बेस्ड इन्फ्लेशन यानी थोक बाजार पर
जो आधारित इन्फ्लेशन है अभी लगभग 10% के आसपास है। अगर मैं कहता हूं कि WPI बेस्ड इन्फ्लेशन 10% है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कच्चा माल की कीमत में औसतन पिछले साल की तुलना में 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, राइट। ये ज्यादातर आप देख रहे हैं 697 कमोडिटीज, ये कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल है, और इसी वजह से आपको WPI बेस्ड इन्फ्लेशन से यह पता चलता है कि कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के औसत मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर यह 10% है इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर की तुलना में कच्चा माल या रॉ मटेरियल जो है भारत में 10% क्या हो गई है? महंगी हो गई है। यानी उत्पादक वर्गों के लिए इस इन्फ्लेशन से कौन प्रभावित होगा? क्या कंज्यूमर्स प्रभावित होंगे? नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स रॉ मटेरियल को और मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं। इस इन्फ्लेशन से ज्यादातर कौन प्रभावित होते हैं? हमारे उत्पादक वर्ग, राइट। क्योंकि उत्पादक वर्ग ही रॉ मटेरियल्स और मध्यवर्ती वस्तुओं को खरीदते ताकि उसकी मदद से वे अंतिम वस्तुओं को तैयार कर सकें। और जब ये महंगे होते चले जाएंगे, इसका इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे उत्पादक वर्ग जो है इससे प्रभावित होते हैं। क्लियर है? ये मैंने आप लोग को होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी दिया। आपको याद रखना चाहिए कि वर्ष 2015 तक हम लोग भारत में WPI आधारित इन्फ्लेशन को ही आधिकारिक इन्फ्लेशन मानते थे। याद रखें, है ना। वर्ष 2015 तक WPI आधारित इन्फ्लेशन को ही हम ऑफिशियल इन्फ्लेशन या आधिकारिक मुद्रास्फीति मानते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वर्ष 2015 तक भारत में इन्फ्लेशन का मतलब हुआ करता था WPI इन्फ्लेशन। ऑफिशियली हम WPI इन्फ्लेशन को ही इन्फ्लेशन मानते थे। WPI इन्फ्लेशन को ही हम इन्फ्लेशन मानते थे, और सरकार या दूसरे पॉलिसी मेकर्स जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो डिसीजंस लिया करते थे वे WPI बेस्ड इन्फ्लेशन के आधार पे ही लिया करते थे, क्योंकि यह हमारा आधिकारिक इन्फ्लेशन था। लेकिन वर्ष 2016 में इसमें बदलाव लाया गया, और वर्ष 2016 से अब हमारा जो ऑफिशियल इन्फ्लेशन है, अब जो हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेशन है यह WPI नहीं है बल्कि यह CPI है। आपको याद होगा, मैंने आपको कल की क्लास में नई मौद्रिक ढांचा के बारे में बताया था, जिसे भारत में 2016 से उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर लागू किया गया है, राइट। और इसी उर्जित पटेल कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारत का आधिकारिक इन्फ्लेशन जो है WPI पर नहीं बल्कि CPI पर आधारित होना चाहिए, और उनके सुझाव को अपनाते हुए सरकार ने अब CPI पर आधारित इन्फ्लेशन को ऑफिशियल इन्फ्लेशन माना है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमने WPI इन्फ्लेशन की गणना को हमने करना बंद कर दिया है या इसका महत्व कम हो गया है, ऐसा नहीं है, राइट। हम अभी भी WPI इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि उत्पादक वर्गों के ऊपर रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस का कितना बोझ है, रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस में औसतन कितनी वृद्धि हो रही है, जिससे कि हमारे उत्पादक वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। तो हम इसकी गणना अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो डिसीजंस लिए जाएंगे पॉलिसी मेकर्स के द्वारा वह WPI पर आधारित नहीं होगा बल्कि वह CPI पर आधारित होगा। तो CPI बेस्ड इन्फ्लेशन को हमने 2016 से अपना ऑफिशियल एंकर ऑफ इन्फ्लेशन माना है, ऑफिशियल इंडिकेटर ऑफ